ये थर्ड सेमेस्टर की जो फर्स्ट हमारा सेकंड पेपर है उसमें ये जो जेंडर एंड सेक्स वाला पॉइंट है इसको सारा हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। इसको जानते हैं कि हमारा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रियाओं को देखने और समझने के विभिन्न तरीके हैं। ये दृष्टिकोण मानव व्यवहार को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांतों और मान्यताओं पर जोर देते हैं। मतलब ये जो हमारा नज़रिया है वो मानव व्यवहार को समझाने के लिए अलग अलग जो नियम हैं और जो मान्यताएं हैं हमारी पहले से उन पर जोर देता है, जैसे कि जैविक, मनोगतिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और मानवतावादी दृष्टिकोण। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मनोगतिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और मानववादी दृष्टिकोण, ये जो टॉपिक्स हैं इनके सिद्धांतों को पर ये जोर देता है। हर परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और मिलकर वे इस बात की गहरी समझ प्रदान करते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह क्यों करते हैं। यानी कि बेसिकली ये बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम किस लिए करते हैं। ये परिप्रेक्ष्य यही बताता है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है अलग अलग पॉइंट्स पे या पहलुओं पे उन पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जैविक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या है? बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर केंद्रित है कि मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और आनुवंशिकी जैसे जैविक कारक हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स में हैबिट्स होती है वो हम में भी होती हैं, तो ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को मान्यता देता है, जैविक परिप्रेक्ष्य को। जैसे कह सकते हैं ना कि किसी का मतलब पिता अच्छा गाता है तो पुत्र भी अच्छा गाता है। जैसे एग्जाम्पल में उदित नारायण वो अच्छा गाते हैं, उनका बेटा आदित्य नारायण वो भी अच्छा गाता है, तो कह सकते हैं वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मतलब हमारा जो ये है मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य, उसमें जैविक परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया जाता है। मनोगतिक परिप्रेक्ष्य, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। यह सिद्धांत अचेतन प्रक्रियाओं, बचपन की शुरुआती अनुभव और दमित इच्छाओं पर जोर देती है जो व्यवहार को आकार देते हैं। मतलब कि ये जो हमारा थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, यह इस सिद्धांत मतलब अचेतन प्रक्रियाओं या बचपन के शुरुआती अनुभवों और दमित इच्छाओं पर जोर देता है जो व्यवहार को आकार देते हैं। यानी कि जैसे बचपन में बच्चों को कह दिया जाता है ना कि बाएं हाथ से खाना नहीं खाना है, दाहिने हाथ से खाओ, तो जो हम शुरुआती अनुभव या बच्चों में डाल देते हैं वो उन चीज़ पे जोर डालता है कि इंसान का व्यवहार इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। कि जैसे फिर हम जैसे बोल दिया जाए बचपन से दाहिने हाथ से खाओ, तो क्या जीवन भर बोला जाएगा? नहीं, बच्चों को शुरुआत में 2-4 दिन बोल देंगे, फिर धीरे धीरे बच्चों की आदत हो जाएगी, फिर वो अचेतन प्रक्रिया हो जाएगी कि बच्चा चाहे कितना भी कहीं भी खोया रहे, गाता रहे, रोता रहे, अगर उसे खाने को दिया जाएगा तो वो फिर सीधे हाथ से खाता है। वही बात की जा रही है कि दमित इच्छाओं और उसके अंदर इच्छा भी नहीं है कि वो बाएं हाथ से खाए। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल था। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य, बिहेवियर पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यवहार सीखा जाता है और मुख्य रूप से पर्यावरण से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों और दंडों पर आधारित होता है। बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया और मम्मी पापा ने कहा कि जाओ इनका पैर छुओ, एक बार बोलेंगे तो हम जाएंगे छू लेंगे। तो फिर क्या होता है कि अगर कोई आया और हम नहीं छूते हैं, मतलब 2-3 बार हम छुए और कोई आया अचानक से हम नहीं छुए, फिर वो जब चले जाएंगे तो हमारे माता पिता क्या करेंगे? हमें दंड देंगे या डांटेंगे कि मतलब मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि कोई बड़ा घर में आए तो उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसके पैर छुओ, पर तुम नहीं छूते हो। तो क्या कई बार दंड भी मिल सकता है, दंड के रूप में डांट भी सकते हैं। तो व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि बच्चों को इस प्रकार भी, या कह सकते हो कि इंसान का बिहेवियर दंड के अनुसार भी हम बदल सकते हैं। कि जैसे एग्जाम में बच्चे चीटिंग करते हैं, टीचर उनको दंड देते हैं तो बच्चे चीटिंग करना छोड़ देते हैं। तो इस टाइप का बिहेवियर उनमें आता है कि उन्होंने चीटिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें दंड मिला था और धीरे धीरे उनका वो क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। तो ये है हमारा। अब संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यह परिप्रेक्ष्य सोचने की प्रक्रियाओं जैसे कि स्मृति, ध्यान, भाषा और समस्या समाधान के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। संज्ञानात्मक पर्सपेक्टिव क्या है हमारा? कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है कि जो हमारे विचार में विचार उत्पन्न या ज्ञान की जो उदाहरणा होती है उसी को एक प्रकार से हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। यह परिप्रेक्ष्य सोचने की प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, ध्यान मतलब याददाश्त और हमारा ध्यान, हमारी लैंग्वेज और समस्या, हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरे धीरे हमें इसमें भी क्या बोलेंगे उसमें हासिल हो जाते हैं। ठीक है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, आत्मबोध और व्यक्तिगत विकास की क्षमता पर जोर देता है। मतलब मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यह दृष्टिकोण व्यक्ति में स्वतंत्र इच्छा, यानी कि अब आपने इस बच्चे में सारी नॉलेज दे दी है तो लेकिन अब उसके बाद बच्चे में कैसा दृष्टिकोण बनता है या कैसे वो इंसान बनता है, वो उसकी इच्छा, उसकी अपनी समझ पे और अपने व्यक्तिगत विकास मतलब उसका विकास किस प्रकार हुआ है उस चीज़ पर जोर देता है ये परिप्रेक्ष्य हमारा मानवतावादी। ये बात सच भी है कि बच्चा एक बार बड़ा हो जाए तो वो फिर अपनी इच्छा, अपने ज्ञान, अपने विकास, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करता है ना। इन परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन हमें मानव मन और व्यवहार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, क्योंकि कोई भी एक परिप्रेक्ष्य सभी पहलुओं को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। इन परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन हमें मानव मन और व्यवहार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। मतलब अगर हम ये सारे पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो हम किसी भी इंसान के मन और उसके बिहेवियर में जो हमें कठिनाइयाँ, जटिलता जो होती हैं उनके, जैसे कई बार हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको नहीं जानते, पर
इन सारे परिप्रेक्ष्य को, इन सारे पर्सपेक्टिव को जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम इंसान के मन और उसकी जो बिहेवियर होता है उसके थ्रू ये समझ सकते हैं कि मतलब ये इंसान है कैसा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि एक परिप्रेक्ष्य सभी पहलुओं को पूरी तरह से तरीके से नहीं समझा सकता। कि अगर कोई इंसान आपसे अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो अच्छा ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक परिप्रेक्ष्य सभी पहलुओं को पूरी तरह नहीं समझा सकता, क्योंकि हम इन सारे पर्सपेक्टिव से भी इंसान को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारे विचार और बहुत सारी धारणाएं होती हैं जिनसे मनुष्य प्रभावित होते हैं, उनकी थिंकिंग प्रभावित होती है। जो मेरे साथ मेजर पर्सपेक्टिव मॉडर्न साइकोलॉजी में, जैसे साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, क्रॉस कल्चर, ये हमने इसमें नहीं पढ़ा। ह्यूमनिस्टिक तो समझ लो पढ़ा है। ये हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी, जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे में क्या क्या विकास हुए उसकी बात करता है। क्रॉस कल्चर, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को देखने और उसका विश्लेषण करने का एक तरीका है जो व्यक्तिगत अनुभव से परे जाकर सामाजिक संरचनाओं, पैटर्न, अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है इसमें तुम क्या सोचते हो उससे मतलब नहीं है। इसमें मतलब किस चीज़ से है? पहली बात तो ये भी एक विश्लेषण करने का तरीका है, लेकिन इसमें मैटर क्या करता है कि व्यक्तिगत अनुभव से परे जाकर सामाजिक संरचनाओं, पैटर्न और अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कि मतलब तुम कैसे, उससे हमने नहीं मतलब किस, लेकिन जो हमारे समाज की संरचनाएं हैं और उसका जो पैटर्न है उसके साथ तुम किस प्रकार अंतःक्रिया कर पा रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका प्रमुख परिप्रेक्ष्य संरचनात्मक प्रकार्यवादी। इसका मतलब है जो समाज को एक दूसरे से जुड़े भागों के रूप में देखता है। समझे कि ऐसा इंसान जो समाज को एक दूसरे से जुड़े भागों के रूप, मतलब समाज के हर भाग को एक दूसरे से रिलेटेबल समझता है। संघर्ष, जो शक्ति और असमानता पर केंद्रित है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो दैनिक अंतःक्रियाओं में अर्थ और प्रतीकों पर जोर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा समाजवादी परिप्रेक्ष्य है वो हमारी व्यक्तिगत विचारों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसमें जो हमारे समाज है और उनकी जो समाज के पैटर्न में जो हमारी तरफ से जो हमारी अंतःक्रिया होती है समाज से, वो मैटर करता है। और इसमें संरचनात्मक प्रकार्यवादी, संघर्ष और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है वो मैटर करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के प्रकार। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है? वो तो समझा कि हमें समाज के साथ हमारी अंतःक्रिया किस प्रकार हो रही है उन सभी के बारे में रिलेट करके पढ़ना ही हमारा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव या विचार है। तो संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, अब इसको समझते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें इनके विभिन्न हिस्से जैसे परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य, ये सुनने में ही थोड़ा सा जटिल है, पर ये जटिल होता नहीं अगर हम सोचें, क्योंकि हम तो रोज़ इसी में जी रहे हैं, हमें इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें इनके विभिन्न हिस्से परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था। अब जटिल प्रक्रिया क्या है कि एक बच्चा पैदा होता है, रहता परिवार में, शिक्षा के लिए क्या करता है, विद्यालय जाता है, शिक्षकों से मिलता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और अर्थव्यवस्था, या तो अर्थ के लिए वो पहले अब तो माता पिता पे निर्भर करता है, फिर जब बड़ा होता है तो उस पर भी लोग निर्भर हो जाते हैं। तो उससे क्या होती है, बच्चे में हमेशा एक प्रकार की जिम्मेदारी कह सकते हैं, या एक जो हमारे समाज की जटिलता है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें सबकी बात माननी पड़ेगी, तुम छात्र हो, तुम्हें शिक्षक की बात माननी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में जब तुम घुसोगे तो तुम्हें पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि एक जटिल प्रणाली है। अब देखते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एक इंसान के जीवन में, और सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। भले तुम परिवार चला रहे हो, भले तुम पढ़े लिखे हो, भले ही तुम अर्थ अपना देख रहे हो, अपनी पैसों की जरूरतें पूरी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई आता है तो आपको सामाजिक रहना पड़ता है। आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले, आपके गांव में कुछ होता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और एक सामाजिक व्यक्तित्व अपना बनाए रखना पड़ता है। यही हमारी जो है सामाजिक संरचना है और इसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। चाहे जैसे ये कम जिम्मेदारियां नहीं है, पर इसके बावजूद भी आपको समाज में अपना स्थान बनाना है। यही जो है जटिल प्रणाली इसीलिए कहलाती है, और यही हमारा संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य है। अब संघर्ष परिप्रेक्ष्य क्या है? यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जहां विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति, संसाधन और अवसरों के लिए निरंतर संघर्ष होता है। यह असमानता और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। संघर्ष क्या है कि स्ट्रगल पर्सपेक्टिव क्या होगा कि हम क्या करते हैं, यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जहां विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति, संसाधनों, अवसरों के लिए निरंतर संघर्ष होता है। जैसे संघर्ष तो सभी की लाइफ में होता है, पर ये जो पर्सपेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सोशल ग्रुप होते हैं कि बीच में पावर और संसाधन और जो हमारी क्या बोलते हैं अवसरों के लिए निरंतर संघर्ष होता है। यह असमानता और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ही देख लो, वो कितना संघर्ष करके आगे बढ़ता है, कि क्या क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के बीच संघर्ष होता है पहले तो, फिर एक जीतता है, फिर उसमें जो वो पद होता है उसमें जितने संसाधन और जितनी सारी चीज़ें होती है उसका उपयोग भले करे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार लोगों में भी जो सामाजिक लोग होते हैं वो उनको अपनी एक इमेज, अपना एक क्या कहेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए सभी के मन में इस पर्सपेक्टिव को अच्छे से जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें नहीं करेगा तो उसका समाज में जो व्यक्तित्व है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। कि इसने तो कुछ किया नहीं, अगर कोई इंसान है उसको सब मिला रहे अपने पिता से
तो शायद उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होगी जितना एक इंसान गरीबी से उठ के और अपना बहुत बड़ा नाम करता है, उसके जितना इमेज समाज में अच्छा रहेगा। तो इसीलिए संघर्ष परिप्रेक्ष्य भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। अब आते हैं प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद पर। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक जीवन को समझने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के बीच होने वाली बातचीत और प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बताता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया की व्यवस्था और समझ कैसे बनाते हैं। ये परिप्रेक्ष्य जो है क्या है कि एक प्रकार से अंतःक्रिया है, यानी कि ये दिखता नहीं है पर लोगों के बीच जो बातचीत होती है उनके व्यक्तिगत स्तर पर उस पर ध्यान केंद्रित करता है। बताता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या और समझ कैसे बनाते हैं। कि कोई अच्छा इंसान है, उसने एक काम किया तो जो आसपास के लोग हैं उसकी बड़ाई करते हैं और बताते हैं हाँ ये तो मेरा पड़ोसी, ये बहुत अच्छा काम करता है। एक प्रकार से उस इंसान की इमेज बताने वाले और बढ़ाने वाले लोग ही होते हैं, जो आपस में बातें करके अंतःक्रिया करके उसका एक प्रतीक बना देते हैं, बता देते हैं कि नहीं ये इंसान, ये प्रतीकात्मक इसकी इमेज है, ये बहुत अच्छा इंसान है, उसकी इमेज वो खुद बना देते हैं। ठीक है। अब नारीवादी परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य लिंग आधारित असमानता और समाज में महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित है। यह पितृसत्तात्मक संरचनाओं की जांच करता है और लिंग समानता को बढ़ावा देने की वकालत करता है। ये जो पर्सपेक्टिव हमारी वो लिंग समानता, लिंग आधारित असमानता मतलब जेंडर बेस्ड जो हमारी अनइक्वालिटी है उस पर और समाज में महिलाओं के अनुभव जो वुमेंस का एक्सपीरियंस होता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये पितृसत्तात्मक संरचना की जांच करता है कि मतलब पितृसत्तात्मक संरचना क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर किसी को पता है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा कि पितृसत्तात्मक संरचना से वो क्या समझ पाए हैं, और मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। जो पितृसत्तात्मक संरचना की जांच करता है और लिंग समानता को बढ़ावा देने की वकालत करता है। ये परिप्रेक्ष्य जो हमारी नारीवादी है वो बेसिकली वो महिलाओं के स्तर को समाज में बढ़ाने के लिए उनकी वकालत करता है, ये पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब इसके प्रमुख लाभ क्या है? दुनिया को नए नजरिए से देखना, सामाजिक पैटर्न की पहचान करना, निजी और सार्वजनिक के बीच संबंध दूसरों को समझना। ये हमारी क्या है, सामाजिक पर्सपेक्टिव के या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फ़ायदे हैं। इसका मतलब है दुनिया को नए नज़रिए से देखना, मतलब अपने नज़रिए से हट के समाज कैसे इस चीज़ को लेगा, ये गहराई वो इंसान में आती है। ठीक है। सामाजिक पैटर्न को पहचान करना, ये सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे पैटर्न और प्रवृत्तियों को उजागर करता है। निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संबंध, मतलब हमारा व्यक्तिगत जीवन हम कैसा भी फील करें वो मैटर नहीं, सार्वजनिक जीवन में हम क्या, जैसे हमारे व्यक्तिगत कुछ दुख है लेकिन अगर हमें समाज में बैठना है तो हम उसका उतना ज़्यादा खुलासा नहीं करते शायद। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की चिंताओं और व्यापक सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध देखने का में मदद करता है कि जहाँ ज़रूरत है कि वही मुद्दे मतलब पॉइंट हम समाज में रखेंगे, नहीं तो हमारे उतना भी उजागर करने का आदमी नहीं करता। और यही एक बैलेंस और एक संबंध होता है। दूसरों को समझना, यह हमें विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके अनुभवों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि सामाजिक लोग जब रहेंगे तो साथ में बैठेंगे तो वो एक दूसरे की बात और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को साझा ही करेंगे, और इसमें क्या दूसरों के प्रति समझ भी आ जाती है। ये भी कुछ हमारे सोशल पर्सपेक्टिव के जो है हमारी क्वालिटीज़ और फीचर्स हैं। तो अब आते हैं, अब इसमें मेन डिफरेंस या मेन रिलेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध है? सामाजिक मनोविज्ञान यह दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है, जो व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो सिंपली दोनों क्षेत्र जोड़ता है, मतलब जो व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उनके बारे में स्टडी करता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि सामाजिक समूहों में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, या पूर्वग्रह और हिंसा जैसे मुद्दे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। बेसिकली समाज में होने वाले जो विचार है या विचार प्रवाह हैं उनके विषय में जो हम बातचीत या कह सकते हैं कि जो भी हमारा कन्वर्सेशन होता है वो समाज में किस प्रकार से चल रहा है और उसी का हम उसको व्यक्ति अंतःक्रिया उससे कैसे कर पा रहा है, इसका अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान में करते हैं। और मनोविज्ञान और समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनके बीच मुख्य अंतर यह है कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक समूह और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कि जो हमारा मनोविज्ञान और शास्त्र है हमारा, उसमें क्या होता है, परिप्रेक्ष्य है, उसमें व्यक्तिगत व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जबकि समाजशास्त्र या सामाजिक हमारा जो परिप्रेक्ष्य होता है इसमें सामाजिक समूह और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति समाज का हिस्सा होते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध सामाजिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में सबसे स्पष्ट है। यानी कि बेसिकली जो हमारा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या होता है कि इंसान कैसा है और उसकी चीज़ें कैसी हैं व्यक्तिगत रूप से वो मैटर करता है ज़्यादा। और जो हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें इंसान के बीच में और जो हमारा समाज होता है उनके बीच में कैसा संबंध है, इस बात पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।